हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। 14 नवंबर करंट अफेयर्स के साथ उपस्थित हो गए हैं अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर शीस बायो स्टडी। डेली हम करंट अफेयर्स लेकर आते हैं और आप लोगों का प्यार यूं ही बना रहना चाहिए। और बाकी जो भी चीज़ कराते हैं हम बेस्ट करा रहे हैं। जीएस स्पेशल रहेगा, रात को 9 बजे क्लास रहेगी फ्रेंड्स। आपका हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए स्पेशल है, ग्रुप सी डी स्टेनो। और ये भी करंट अफेयर पीसीएस और आरओ और इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी डी सभी के लिए बेस्ट रहेगा। अगर इस प्रश्न की बात कर लेते हैं तो काफी महत्वपूर्ण क्लास है फ्रेंड्स। 14 नवंबर का करंट अफेयर्स है और इसमें देखते हैं। माय नेम शीशपाल। डेली करंट अफेयर्स लाइव का भी थोड़ा सा सिस्टम नहीं हो पा रहा, किस समय डेली क्लास लाइव करानी है। और आज अभी हम डाल देंगे अभी 9 बजे स्पेशल जीएस में क्लास। 9 बजे रहना, शाम को रात को 9 बजे क्लास रहेगी। देखेंगे कितने मित्र हमारे लाइव रहेंगे रात को 9 बजे। स्पेशल है फ्रेंड्स लाइव। अब इसमें करंट अफेयर्स है, इसमें लाइव है इसमें हम। और करंट अफेयर्स भी काफी महत्वपूर्ण है आज की। अगर हम बात कर रहे थे इस प्रश्न की तो हमने मार्कर ले लिया फ्रेंड्स। 13 नवंबर 2024 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी बिहार राज्य में किस स्थान पर एम्स का शिलान्यास करेंगे। देखिए 13 नवंबर को आज की है, कल मतलब शिलान्यास हुआ था कल, आज 14 नवंबर है। तो इसमें अगर इसकी आंसर की बात करें तो डी आंसर सही है, दरभंगा। दरभंगा जिले में, राज्य में। देखिए 13 नवंबर 2024 को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी बिहार राज्य में दरभंगा में एम्स का शिलान्यास करेंगे। और बिहार राज्य में पटना के बाद ये दूसरा एम्स होगा। पटना के बाद दूसरा एम्स होगा। इस अवसर पर 12,000 करोड़ रुपए से अधिक के विकास परियोजना का शिलान्यास करेंगे। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स का निर्माण 12 अरब 60 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। एम्स परिसर में सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल और आयुष ब्लॉक, मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, रैन बसेरा और अन्य आवासीय सुविधाएं भी शामिल रहेंगी इसमें। अगर इसकी बात कर लेते हैं तो इसमें सारी चीजें सुविधाएं शामिल रहेंगी। दरभंगा एम्स का निर्माण अगले 3 वर्ष में शोभना में पूरा किया जाएगा। प्रधानमंत्री 68 अरब वाले विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना और रेलवे परियोजना का भी उद्घाटन शिलान्यास करेंगे। रेलवे स्टेशनों पर 18 तारीख को प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों का उद्घाटन किया जाएगा। इनमें रेलवे स्टेशन पर सस्ती दवाइयां मिल सकेंगी। प्रधानमंत्री पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस में 40 अरब 20 करोड़ रुपए की लागत वाले विभिन्न परियोजनाओं का आधारशिला रखेंगे। इनके कार्यक्रम में दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर जिले के लिए ये परियोजना है। ये कक्कड़ घाटी रेलवे बाईपास का उद्घाटन रोसड़ा, बहड़ी और दरभंगा रामनगर सड़क बाईपास का शिलान्यास करेंगे। आर्या कलगलिया सड़क परियोजना का उद्घाटन और झंझारपुर लोका ट्रेन सेवा का शुभारंभ करेंगे। इस कार्यक्रम के 2 दिन बाद प्रधानमंत्री जमुई का दौरा करेंगे। दूसरा प्रश्न है फ्रेंड्स, एशिया महिला हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 के संदर्भ में पर विचार कर लेते हैं। भारत की जो कप्तान है सलीला टेटे हैं, चीन चियाई चेन, जापान तनाक्सिकी और थाईलैंड दिन जूलियान। इन उपयुक्त में से कितनी पंक्ति सही है। तो इसकी अगर हम बात कर लेते हैं तो सी आंसर इसका सही है। सी आंसर इसमें सही है। उपयुक्त में पहली, दूसरी और 3 पंक्ति सही है। पहली और ये गलत है आपकी, क्योंकि 11 से 20 नवंबर 2024 तक बिहार में राजगीर में पहली बार एशिया महिला हॉकी चैंपियन ट्रॉफी का आयोजन किया जा रहा है। इस एशियाई के 6 देशों में महिला हॉकी टीम भाग ले रही हैं। 6 देशों के कप्तान के नाम देख ले, कल भी रिपीट हुआ था। भारत की ये है आपकी सलीमा टेटे हैं,
चीन की आपका चियाइचेन, जापान की तानाकासाकी और थाईलैंड के ट्रेस राम एनोगनाड और मलेशिया के दिन चुलियानी, दक्षिण कोरिया की है जेएन यूनावी। अंतरराष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन रैंकिंग में भारतीय महिला हॉकी टीम 90 स्थान पर है और भारतीय महिला हॉकी टीम ने राजगीर बिहार में खेले जा रहे एशियाई महिला हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में अब तक दोनों मैच जीते हैं। 11 नवंबर को मलेशिया को 40-0 से तथा 12 नवंबर को दक्षिण कोरिया को 3-2 से हराकर शानदार प्रदर्शन किया। भारत वर्ष 2023 की चैंपियन है। भारत वर्ष तो 2023 का चैंपियनशिप है। तीसरा प्रश्न है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण परिषद के 260 शहरों की रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे अधिक प्रदूषित शहर कौन सा है? तो कौन सा है? बी आंसर इसमें सही है, हाजीपुर आंसर सही है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण परिषद के 260 शहरों की रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे अधिक प्रदूषित शहर हाजीपुर बिहार है। इस सूची में चंडीगढ़ दूसरे एवं पटना तीसरे स्थान पर है और भारत की राजधानी दिल्ली का स्थान इस सूची में चौथा है। और भारत के शीर्ष 10 प्रदूषित शहरों की सूची इस प्रकार: हाजीपुर 433, चंडीगढ़ 344, पटना 340, दिल्ली 327, सहरसा 307, राजगीर 301, बेतिया 296, मुजफ्फरपुर 295, अरिया 234, समस्तीपुरम 332। हवा की श्रेणी में 0.15 अच्छा ग्रीन, 51 से 100 संतोषजनक, 101-200 औसल येलो, 201-300 खराब डार्क येलो, 301-400 बहुत खराब रेड और 401 से 500 खतरनाक डार्क रेड। बिहार की राजधानी पटना 300 सूचकांक के 7 रेड श्रेणी है, जबकि हाजीपुर 433 सूचकांक के साथ खतरनाक डार्क रेड श्रेणी में है। नियुक्ति देख लेते। 10 नवंबर 2024 को मॉरिशस के 12वें संसदीय चुनाव में डॉक्टर नवीन राम गुलाम प्रधानमंत्री चुने गए हैं। इनका संबंध किस पार्टी से है? तो ये आंसर सही है आपका, लेबर पार्टी से है। 10 नवंबर 2024 को मॉरिशस के 12वें संसदीय चुनाव में डॉक्टर नवीन राम गुलाम प्रधानमंत्री बने हैं। इनका संबंध पार्टी से है। ये BLS सिस्टम है जहां हराने वाली पार्टी की संसद बनाया जाता है। और नवीन राम गुलाम इससे पूर्व भी मॉरिशस के प्रधानमंत्री 1995 में 2005 में रह चुके हैं। भारतीय विदेश मंत्री ने पोर्ट लुइस में भारत मॉरिशस क्षेत्र का उद्घाटन किया है। यूनाइटेड किंगडम ने चागोस द्वीप समूह और डिएगो गार्सिया को मॉरिशस को वापस कर दिया है। मॉरिशस की राजधानी लोर्ट पुइस है। यहाँ की जो मुद्रा मॉरिशस रुपया है। वर्तमान में मॉरिशस के राष्ट्रपति पृथ्वीराज सिंह रूपून है। यहाँ एक अफ्रीकी देश है। यहाँ की 2/3 आबादी भारतीय मूल की है। मॉरिशस की संसद 70 सीटें हैं और BLS का पूर्ण रूप बेटर लूजर सिस्टम होता है। 5वां प्रश्न है, दिवस लोक सेवा प्रसारण दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये आपका 12 नवंबर को लोक सेवा प्रसारण दिवस प्रत्येक 12 नवंबर को मनाया जाता है। इस दिन 1947 को राष्ट्रपति महात्मा गांधी ने ऑल इंडिया रेडियो के दिल्ली स्टूडियो गए थे, जहां इन्होंने विस्थापित को संबोधित किया जो विभाजन के बाद अस्थायी रूप से कुरुक्षेत्र हरियाणा में बस गए थे। इसी घटना की याद में ये दिवस लोक सेवा प्रसारण दिवस में रूप में मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने की घोषणा 2001 में की गई थी। खेल की दुनिया जान लेते हैं। चेन्नई ग्रेट मास्टर 2024 का खिताब किसने जीता है? तो अरविंद चिदम्बरम ने, सही इसका। चेन्नई ग्रेट मास्टर 2024 का खिताब अरविंद चिदम्बरम ने जीता है। इन्होंने अमेरिका लोगन एरोनियन को हराकर ये खिताब जीता है। 5 से 11 नवंबर जो तक इसका आयोजन चेन्नई में किया गया। इनका संबंध मदुरई तमिलनाडु से है। 12 नवंबर 2024 सातवें प्रश्न देखिए। 12 नवंबर 2024 को भारत के उपराष्ट्रपति ने किस राज्य में 66वें अखिल भारतीय कालिदास समारोह का शुभारंभ किया है? तो ये आंसर सही है, मध्य प्रदेश।
12 नवंबर 2024 को भारत के उपराष्ट्रपति के मध्य प्रदेश के उज्जैन में 66वें अखिल भारतीय कालिदास समारोह का शुभारंभ किया है और 12 से 18 नवंबर 2024 तक समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में साप्ताहिक कलाकारों को सम्मानित किया जाएगा। इस समारोह की शुरुआत साल 1958 में हुई थी और इस समारोह महाकवि कालिदास की याद में आयोजित किया जाता है। वर्ष 1979 में मध्य प्रदेश सरकार ने उज्जैन में कालिदास अकादमी की स्थापना की थी। 8वां प्रश्न है आंतरिक्ष अभ्यास। भारत सैन्य अभ्यास आंतरिक्ष अभ्यास 24-11 नवंबर को नई दिल्ली में प्रारंभ हुआ। कहां पर? पहला भारत में पहला सैन्य अभ्यास आंतरिक्ष अभ्यास 11 नवंबर 2024 को प्रारंभ हुआ है। 11 से 13 नवंबर 2024 तक यह आंतरिक्ष अभ्यास आयोजित हुआ है। इसके तहत अंतरिक्ष आधारित खतरों में निपटने और देश के आंतरिक समाप्तियों की रक्षा के लिए अभ्यास आयोजित किया गया। एकीकृत रक्षा कार्मिक मुख्यालय की रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी ने अंतरिक्ष अभ्यास 2024 का आयोजन किया है। रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी की स्थापना 28 सितंबर 2018 को हुई है। परिचालन 2019। इसका जो मुख्यालय बेंगलोर में है। अंतरराष्ट्रीय T20 लगातार 2 शतक लगाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? तो आपके संजू सैमसन है। नवंबर 2024 में संजू सैमसन ने दक्षिण अफ्रीका और बांग्लादेश के खिलाफ लगातार 2 शतक लगाए हैं। वे विश्व के चौथे बल्लेबाज बन गए हैं। T20 लगातार 2 शतक लगाने वाले पहले बल्ले क्रिकेटर संजू सैमसन भारत 2024, फिलिप सोल्ट इंग्लैंड 2023, मुस्तबा मैकान फ्रांस 2022, रूइली रूसो दक्षिण अफ्रीका 2022। T20 में पहला शतक लगाने वाले खिलाड़ी क्रिस गेल हैं। पुरस्कार की दुनिया जान लेते हैं। 5वां कुलदीप नैयर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार किसने जीता है? तो इसी आंसर इसमें सही है उर्मिलेश। 5वां कुलदीप नैयर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार उर्मिलेश ने जीता है। उर्मिलेश एक वरिष्ठ पत्रकार एवं यूट्यूबर है। 15 नवंबर 2024 को यह पुरस्कार गांधी शांति प्रतिष्ठा सभागार में दिया जाएगा। इन्होंने शान शहरे से अपनी पत्रकारिता की शुरुआत की थी। वे हिंदुस्तान दैनिक भास्कर नवभारत टाइम्स में भी कार्य किया है तथा राज्यसभा टीवी के कार्यकारी संपादक भी रहे। इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक बिहार का सच झेलम और किनारे दहकते चिनार, गाजीपुर में क्रिस्टोफर और कॉर्डवेल, मैम का गांव, गॉडसे की गाली, जादुई जमीन का अंधेरा और योद्धा महापंडित राहुल सकंत्यान पूर्व कुलदीप नैयर स्मृति पत्रिका पुरस्कार विजेता के नाम है। ये रवीश कुमार, लिखित बांगले, अजीत अंजुम और अरफा खनम शेरवानी। नियुक्ति 11 नवंबर 2024 को जापानी संसद ने किस प्रधानमंत्री को चुना था? ये आंसर है शिगेरू इशिबा। 11 नवंबर 2024 को जापानी संसद ने शिगेरू इशिबा को प्रधानमंत्री चुना है। 1 अक्टूबर 2024 को पहली बार फूमियो किशिदा के इस्तीफे के बाद प्रधानमंत्री बने हैं। वर्तमान में जापान के सम्राट नारुहितो हैं और यहाँ की जो मुद्रा जापानी येन है। 12वां प्रश्न है हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट ने एक व्यक्ति को सलमान रुश्दी के किस विवादास्पद खिताब को खरीदने की अनुमति दी जिस पर भारत सरकार ने 36 वर्ष से पहले रोक लगा दी थी? तो ये आंसर इसमें सही है द सैटेनिक बार्सेल। देखिए हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट ने एक व्यक्ति को सलमान रुश्दी को द सैटेनिक बार्सेल नमक विवादास्पद खिताब को खरीदने की अनुमति दी है जिस पर भारत सरकार ने 36 वर्ष पहले रोक लगा दी थी। सलमान रुश्दी का पूरा नाम अहमद सलमान रुश्दी है। इनके उपन्यास द सैटेनिक बार्सेल पर भारत सरकार ने 1998 में प्रतिबंध लगा दिया था। ये खिताब के नाम पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने आपत्ति की थी जिसका हिंदी में अर्थ है शैतानी आयात है। वर्ष 2019 में संदीप पान खान का नाम के व्यक्ति का एक याचिका लगाई थी। खेल की दुनिया विश्व के सबसे युवा भारतीय शतरंज
खिलाड़ी की उम्र कितनी जिसे FIDE ने 1555 रैंकिंग दी है, जबकि FIDE वर्ल्ड रैंकिंग सक्रिय खिलाड़ी में 46,736 है। तो यहाँ सही है 3 वर्ष। देखिए विश्व के सबसे युवा भारतीय शतरंज खिलाड़ी की उम्र 3 वर्ष, जिसे FIDE 1555 रेटिंग दी है, जबकि FIDE वर्ल्ड रैंकिंग सक्रिय खिलाड़ी में 46,736 है। और ये शतरंज महासंघ द्वारा रैंक पाने वाला विश्व के सबसे कम उम्र के शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अवनीश सरकार कोलकाता पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। इन्होंने अंडर 9 और अंडर 13 प्रतियोगिता में हिस्सा लिया है। नवंबर 2024 में इनकी भारतीय रेटिंग 1555 है। द इंडिया एक्सप्रेस से प्रश्न लिया गया। सम्मेलन जान लेते हैं फ्रेंड्स। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के 99वें संस्करण COP29 में भारतीय प्रतिनिधित्व मंडल का प्रतिनिधित्व किया। सही है कीर्ति वर्धन सिंह ने। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में 29वें संस्करण भारतीय प्रतिनिधित्व मंडल का प्रतिनिधित्व कीर्ति वर्धन ने किया है। पर्यावरण राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने भारत के अंतर मंत्रालय प्रतिनिधित्व का नेतृत्व किया है। और ये केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की सचिव लीना नंदन प्रतिनिधित्व मंडल के उपनेता रही। 11 से 12 नवंबर 2024 तक राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 29 संस्करण अजरबैजान बाकू में आयोजित किया गया है। इसमें सम्मेलन में भारत सतत विकास, ऊर्जा सुरक्षा कार्यों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। रक्षा क्षेत्र में जान लेते हैं। हाल ही में किस यूरोपीय देश में भारत के पिनका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्च MBRL प्रणाली खरीदने के लिए रुचि जताई है? तो सी आंसर है फ्रांस। हाल ही में फ्रांस है यूरोपियन देश में भारत के पिनका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्च MBRL प्रणाली खरीदने के लिए रुचि जताई है। भारत के पिनका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्च MBRL प्रणाली को खरीदने पर फ्रांस विचार कर रहा है। नवंबर 2024 में फ्रांसीसी सेना का एक दल भारत आकर इस पिनका रॉकेट प्रणाली का मूल्यांकन करेगा। फ्रांस के पास M270 लॉस रॉकेट्स, यूनिटेर LRU रॉकेट सिस्टम भी है। फ्रांस इससे बदलने की योजना की घोषणा की है। इसके पास 13 उन्नत M270 सिस्टम भी है। भारतीय सेना के पास 4 पिनका रेजिमेंट है और पिनका M के एक की रेंज 38 किलोमीटर है और ये कई तरह के गोला बारूद को दाग सकता है। फ्रांस के पास कितनी है? 13 और भारत के पास कितनी है? 1। भविष्य में पिनका की रेंज बढ़ाकर 75 किलोमीटर से अधिक हो जाएगी। पिनका की रेंज 3000 किलोमीटर तक बढ़ाने की योजना इसे DRDO ने 1986 में विकसित किया था और 1986 के बाद पिनका 2 के कई विकसित अर्जन आ चुके हैं। वर्तमान में इसका उत्पादन टाटा एडवांस सिस्टम और लार्सन एंड ट्रूबो द्वारा किया जा रहा है। ये आपके 14 नवंबर की दमदार घटना अब कंप्लीट हो चुकी है। अब 15 रहेंगे स्पेशल GS। हाई कोर्ट इलाहाबाद स्पेशल है GS। हाइड्रोजन पेरोक्साइड के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसका क्या आंसर है? इसमें आमतौर पर कीटाणुनाशक और व्यंजन एजेंट के रूप में उपयोग किया जाता है। ये उच्च सांद्रता में खतरनाक हो सकता है और ये जलन पैदा कर सकता है। तो सी आंसर इसका सही है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड को संबंध में दोनों कथन सही है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 रंगीन तरल है जिसमें थोड़ी सी तीखी गंध होती है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड में आंखों, नाक, त्वचा और गले में जलन हो सकती है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड के संपर्क में आने से श्रमिकों को नुकसान हो सकता है और इसे आमतौर पर कीटाणु और व्यंजन एजेंट के रूप में उपयोग किया जाता है। ये उच्च सांद्रता में खतरनाक हो सकता है और जलन पैदा कर सकता है। अपने उल्लेखनीय ऊंचाई के लिए प्रसिद्ध उमलिंग ला दर्रा भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? तो डी आंसर लद्दाख। उल्लेखनीय ऊंचाई के लिए प्रसिद्ध उमरलिंग दर्रा लद्दाख में स्थित है। बेंगलोर स्थित फार्म
न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी ने दुनिया के सबसे ऊंचे मोडरवल पास लद्दाख में उमाइलिंग ला दर्रा में 19,024 फीट की ऊंचाई पर 100 किलोग्राम के मैक्स टैंक ऑफ वेट MTOW ड्रोन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। न्यू स्पेस ड्रोन रक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित पारंपरिक मानवयुक्त उड़ने की तुलना में उच्च ऊंचाई वाले रसद संचालन की लागत को भी कम कर सकता है। कोयला महाराष्ट्र निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसकी अगर हम बात करें तो डी आंसर इसमें सही है। इसकी जल शक्ति परियोजना के लिए कोयला महाराष्ट्र जल विद्युत परियोजना के लिए प्रसिद्ध है। भारत भूकंप और पृथ्वी की पपड़ी का अध्ययन करने के लिए महाराष्ट्र के कोयला बरना क्षेत्र में 6 किलोमीटर गहरा क्षेत्र ड्रिल करने का मिशन चल रहा है। 1962 में कोयला बंद के बाद होने के बाद इस क्षेत्र में लगातार भूकंप आए थे। 3 किलोमीटर की गहराई तक ये ड्रिल किए गए पायलट बोरहोल ने पहले ही प्राचीन लावा प्रवाह और ग्रेनाइटिक बेसमेंट चट्टानों की जानकारी सहित महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की गई है। और गहरी ड्रिलिंग उद्देश्य से जलाशय से उत्पन्न भूकंपों को बेहतर ढंग से समझना और इसमें मिट्टी की रोटरी ड्रिलिंग और एयर हैमरिंग जैसी जटिल तकनीकों शामिल की गई हैं। और बात कर लेते हैं इसमें कोयला महाराष्ट्र कोयना जल विद्युत परियोजना के लिए प्रसिद्ध है, जो कि भारत में सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना में से एक है। ये परियोजना कोयना नदी के पास स्थित है। महाराष्ट्र राज्य के लिए बिजली पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसमें कोयना बांध भी शामिल है, जो कि आसपास के क्षेत्र में सिंचाई और पानी की आपूर्ति में भी मदद करता है। चौथा प्रश्न है, ओहम युग के मोइदम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो बी आंसर इसमें सही है। मोइदम अहोम राजवंश के राजाओं और कुलीनों के लिए बनाए गए शाही मकबरे थे। देखिए, अहोम युग के मोइदम अहोम राजवंश के राजाओं और कुलीनों के लिए बनाए गए शाही मकबरे हैं। और असम के चराईदेव जिले में अहोम युग मोइदम को अंतर्राष्ट्रीय स्मारक और स्थल परिषद में ICOMOS द्वारा यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने की सिफारिश की गई है। ये मोइदम अहो राजघराने के दफन स्थल हैं, जिसमें मंदिरों में ऊपर खोखले तहखानों पर मिट्टी के टीले बनाकर बनाया गया है। मोइदम में अहोम राजघरानों के पार्थिव अवशेषों के साथ साथ उनकी अंतिम संस्कार परंपराओं और ब्रांड विज्ञान को दर्शाया गया है। ताई अहोम 13वीं शताब्दी में वर्तमान असम में चले गए और चराईदेव को अपनी पहली राजधानी और शाही कब्रिस्तान बनाया था। ये स्थल प्राकृतिक परिदृश्य के साथ उनके एकीकरण को दर्शाता है, जो एक पवित्र भूगोल बनाता है। पांचवा प्रश्न है, कथनों पर विचार कर लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया DNA के रूप में आनुवांशिक जानकारी संग्रहित करते हैं, या माइटोकॉन्ड्रिया लिपिड और प्रोटीन के संश्लेषण में शामिल होते हैं? तो इसकी आंसर की अगर हम बात कर लेते हैं तो बी आंसर इसमें सही है। और माइटोकॉन्ड्रिया ग्राम देशित कोशिका मृत्यु भूमिका निभाते हैं। देखो, ये तीसरा और ये आपका पहला, ये दो सही है। माइटोकॉन्ड्रिया में अपना स्वयं DNA होता है, जो परमाणु DNA से अलग होता है। और ये माइटोकॉन्ड्रिया DNA मृत रूप से विरासत में मिलता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया फंक्शन के लिए आवश्यक प्रोटीन और एंजाइम के लिए कोडिंग में शामिल होता है। लिपिड संश्लेषण मुख्य रूप से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है और प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया एप्टोसिस के नियम में शामिल होता है, जो कोशिका मृत्यु की एक नियंत्रण प्रक्रिया है, जो विकास और जीव के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। छठा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कर लेते हैं। गुरु नानक देव सिख धर्म के संस्थापक थे, या गुरु नानक देव की शिक्षाओं को उनके जीवन काल में गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित किया गया था? तो ये आंसर इसमें सही है। ये आंसर सही है, गुरु नानक देव सिख धर्म के संस्थापक थे। गुरु नानक देव सिख धर्म के संस्थापक थे। और गुरु नानक देव ने 15वीं शताब्दी में सिख धर्म की स्थापना की। और सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ गुरु साहिब 5वें सिख गुरु
अर्जुन देव ने संकलित किया था और इसमें गुरु नानक देव सहित विभिन्न सिख गुरुओं का भजन शामिल है। बाल अधिकार संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यूएनसीआरसी के बारे में निम्नलिखित में कथनों पर विचार कर लेते हैं। ये आंसर इसमें सही है, तो ये में पहला ही सही है। यूएनसीआर 1989 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाया गया था। बाल अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यूएनसीआरसी 1989 में अपनाया गया था और 1990 में लागू किया गया। एक विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय समझौते हैं जिसमें 54 अनुच्छेद बच्चों के अधिकारों और सरकारी जिम्मेदारियों को रेखांकित करते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर सभी संयुक्त राष्ट्र सदस्य द्वारा समर्थित या बच्चों को मौलिक अधिकारों को सुनिश्चित करता है, जिसमें जीवन का अधिकार, शिक्षा, दुर्व्यवहार में सुरक्षा, सुनवाई का अधिकार और माता पिता के साथ संबंध शामिल है। मूल सिद्धांतों में गैर भेदभाव, जीवन, अस्तित्व और विकास का अधिकार, बच्चों के सर्वोत्तम हित और बच्चों के विचारों का सम्मान शामिल है। 8वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस भाषा में भारत में शास्त्रीय दर्जा दिया गया था? 8वें प्रश्न की अगर हम बात कर लेते हैं तो ए आंसर इसमें सही है। ये में पहला, दूसरा और तीसरा देगा। मलयालम, तेलुगु और उड़ीसा में। बंगाली और हिंदी ये नहीं है, ये दोनों नहीं है। देखिए बात कर लेते हैं, तीसरा सही है। केंद्र सरकार शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने में मानदंडों को संशोधित करने के लिए तैयार है। मराठी जैसी भाषाओं को प्रभावित करेंगे जो एक दशक से अधिक समय से इस दर्जे की मांग कर रही हैं और वर्तमान में 6 भाषाओं को शास्त्रीय दर्जा प्राप्त है। तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और उड़ीसा शास्त्रीय भाषा के दर्जे के मानदंडों से उच्च, पुरातनतम, प्राचीन साहित्य का एक मूल्यवान निकाय, मूल्य, साहित्य, परंपरा और आधुनिक रूपों से अलग होना शामिल है। 9वां है, कौन सा कथन कर में ब्रेक सिस्टम के कार्य का सटीक वर्णन करता है? तो इसमें बी आंसर इसमें सही है। बी आंसर कह रहा है वाहन को रोकने के लिए गतिज ऊर्जा को तापीय ऊर्जा में बदलना। तो देखिए कार में ब्रेक सिस्टम के कार्य का सटीक वर्णन है कि ये वाहन को रोकने के लिए गतिज ऊर्जा को इस तापीय ऊर्जा में बदलता है। इलेक्ट्रॉनिक वाहनों में पुनयोजी ब्रेकिंग यह एक ऐसी प्रणाली है जो पहियों से गतिज ऊर्जा को ऊर्जा के एक संगणीय रूप में परिवर्तन करती है जिससे दक्षता बढ़ती है। पारंपरिक ब्रेकिंग विधियां हैं जैसे डिस्क और इंडेक्स ब्रेक गतिज ऊर्जा को ऊष्मा में परिवर्तन करते हैं, गतिज ऊर्जा को ऊष्मा में परिवर्तन करते हैं जिससे ब्रेक लगते हैं। पुनयोजी ब्रेकिंग में वाहन को आगे बढ़ाने वाली इलेक्ट्रॉनिक मोटर ब्रेक लगाने के दौरान जनरेटर के रूप में कार्य करती है जो यांत्रिक ऊर्जा को वापस विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करती है जिसमें फिर वाहन की बैटरी में संग्रहित किया जाता है। कार में ब्रेक सिस्टम मुख्य रूप से गतिज ऊर्जा को तापीय ऊर्जा में परिवर्तन करके वाहन को रोकने में, धीमा करने में कार्य करता है। और जब चालक ब्रेक लगाता है तो ब्रेक पैड या जूते पहिए से जुड़े घूर्णनशील डिस्क या ड्रम के खिलाफ दबाव डालते हैं और ये घर्षण गर्मी उत्पन्न करता है जिसमें वाहन की गतिज ऊर्जा तापीय ऊर्जा में परिवर्तन हो जाती है जिसमें कार प्रभावी रूप से धीमी हो जाती है या रुक जाती है। ये प्रक्रिया सुरक्षित ड्राइविंग और प्रभावी वाहन नियंत्रण के लिए महत्वपूर्ण है। 10वां प्रश्न है कि मीडिया में कभी कभी डेनिसोवन शब्द का उल्लेख किया जाता है। तो डेनिसोवन शब्द क्या है? इसका बी आंसर इसमें सही है, एक प्रारंभिक मानव प्रजाति। देखिए मीडिया में कभी कभी डेनिसोवन शब्द का उल्लेख प्रारंभिक प्रजाति के संबंध है। ये अध्ययन से पता चलता है कि डेनिसोवान्स एक विलुप्त मानव प्रजाति जो 1,60,000 साल पहले तिब्बती पठार पर रहती थी। बताइए कितने साल पुरानी बहुत है? 1,60,000। डेनिसोवन होमिनिन या मानव रिश्तेदारों का एक विलुप्त समूह था जिसे मुख्य रूप से साइबेरिया और तिब्बत में पाए गए अवशेषों में जाना जाता है। वे सैकड़ों हजारों साल पहले रहते थे और निडरथल और शुरुआती आधुनिक मनुष्य के साथ ये अस्तित्व में आए थे। 11वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा अवसर
लागत की अवधारणा का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो इसमें अगर बात कर लेते हैं आंसर की, तो बी आंसर इसमें सही है। बी आंसर कह रहा है इसमें कि किसी विकल्प को चुनने पर छोड़े गए अगले सर्वोत्तम विकल्प की लागत। देखिए, अवसर लागत से तात्पर्य अगले सर्वोत्तम विकल्प को मूल्य से जिसे किसी भी विशेष कार्यवाही को आगे बढ़ाने का निर्णय लेने पर छोड़ दिया जाता है, और ये उन लाभों का प्रतिनिधित्व करता है जो एक अलग विकल्प चुनकर प्राप्त किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति काम करने के बजाय पढ़ाई में समय बिताने का फैसला करता है तो अवसर लागत वह आय है जो उसे काम करने से मिलती है। और ये अवधारणाएं अर्थशास्त्र में महत्वपूर्ण है क्योंकि ये निर्माण और शामिल ट्रेड ऑफ को उजागर करती है और व्यक्तियों को व्यवसाय को अधिक सूचित विकल्प बनाने में मदद करती है। 12वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा परिस्थितियों तंत्र को कीस्टोन प्रजाति का उदाहरण है। तो इस प्रश्न की बात कर लेते हैं। डी आंसर सही है फ्रेंड्स। डी आंसर है कि एक समुद्री उद्बिलाव को समुद्री आर्चिन की आबादी को नियंत्रण करता है। परिस्थिति तंत्र में कीस्टोन प्रजाति का उदाहरण है। एक समुद्री उद्बिलाव को समुद्री आर्चिन की आबादी को नियंत्रण करता है, और कीस्टोन प्रजाति एक ऐसी प्रजाति है जिसका अपने पर्यावरण पर अपनी बहुजाता को समेत अनुपातीन रूप से प्रभाव पड़ता है, और समुद्री उद्बिलाव के मामले में ये समुद्री आर्चिन का शिकार करता है। समुद्री आर्चिन बदलने में केल्प वनों पर चरते हैं, इसलिए समुद्री उद्बिलाव की उपस्थिति अप्रत्यक्ष रूप से समुद्री आर्चिन की आबादी को नियंत्रण करने के केल्प वनों के स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करता है। ये उदाहरण दर्शाता है कि किस तरह कीस्टोन प्रजातियां परिस्थिति तंत्र की संरचना और कार्यों को बनाए रखने में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड, 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का विशेषता है। इस प्रश्न की अगर हम बात करें, सी आंसर सही है। नए पदार्थों का निर्माण। नए पदार्थों का निर्माण रासायनिक पदार्थों की विशेषता है। रासायनिक परिवर्तन, जिसे रासायनिक प्रतिक्रिया के रूप में भी जाना जाता है, ये एक अधिक पदार्थों का विभिन्न रासायनिक गुणों वाले नए पदार्थों का परिवर्तन शामिल होता है। ये आमतौर पर ऊर्जा को रिहाई या अवशेषण, रंग परिवर्तन, गैस का निर्माण, अवशेष के निर्माण जैसी परिवर्तनों के साथ होता है। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड, भौतिक परिवर्तन के विपरीत जिसमें रासायनिक संरचना बदले बिना उपस्थिति या अवस्था में परिवर्तन शामिल होते हैं, रासायनिक परिवर्तन को परिणाम स्वरूप पूरी तरह से नए पदार्थ का निर्माण होता है। वह प्रक्रिया क्या है जिसके द्वारा कोई विधानसभा में कानून बनाया जाता है। तो इसका सी आंसर सही है फ्रेंड्स। विधायक विधानसभा के सदस्य द्वारा प्रस्तावित किए जाता है और इसे विधानसभा द्वारा अनुमोदित किया जाता है। अधिकांश लोकतांत्रिक प्रणालियों में जिस प्रक्रिया में विधायक कानून बनता है उसमें आमतौर पर निम्नलिखित चरण शामिल होते हैं। विधानसभा का सदस्य विधायक प्रस्तावित करता है, विधायक को विधानसभा में पेश किया जाता है और पढ़ा जाता है। तीसरा पॉइंट है, विधायक पर समिति और सदन में बहस और संशोधन किया जाता है। चौथा है, विधायक पर मतदान किया जाता है और पारित होने के लिए बहुमत प्राप्त करना आवश्यक होता है। पांचवा है, विधायक को मंजूरी के लिए कार्यकारी शाखा में भेज दिया जाता है, और यदि मंजूरी मिल जाती है तो विधायक को कानून बन जाता है। 15वां प्रश्न, लास्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में किलिंग वक्र का क्या महत्व है। तो इसमें आंसर देख लेते हैं। इसमें आंसर हमने साथ लिया है, बी आंसर इसमें सही है फ्रेंड्स। ये जलवायु मंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड सांद्रता की ऐतिहासिक प्रवृत्ति को दर्शाता है। वैज्ञानिक चार्ल्स डेविड किलिंग के नाम पर किलिंग वक्र वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड CO2 सांद्रता में दीर्घकालिक वृद्धि को दर्शाता है, और ये जलवायु परिवर्तन पर मानवीय गतिविधियों को प्रभाव को समझने में संबोधित करने के लिए महत्वपूर्ण डेटा प्रदान